सोचिए एक बिजनेस ओनर ने एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी से एक छोटा सा सैंपल देखकर लाखों रुपए का प्रीमियम सिल्क फैब्रिक ऑर्डर किया। हाँ, ये तो काफी कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस में। बिल्कुल। और जब शिपिंग कंटेनर्स वेयरहाउस पहुंचे और उन्हें खोला गया तो कपड़ा दिखने में एग्जैक्टली उस छोटे से सैंपल जैसा ही था। रंग, टेक्सचर, शाइन, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तब आई जब उस कपड़े को एक्चुअल प्रोडक्शन लाइन पर लाया गया। उसकी इंटरनल वीव इतनी वीक निकली कि सिलाई करते ही कपड़ा फटने लगा। उससे एक शर्ट भी नहीं बन सकती थी। अब पेमेंट क्लियर हो चुकी है, सामान वेयरहाउस में पड़ा है और फैक्ट्री की लाइन रुकी हुई है। ओह वाओ, ये तो किसी भी फैक्ट्री के लिए एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ऐसे में अक्सर लोग सोचते हैं कि बस अब उनका पैसा डूब गया या फिर अब उन्हें उस सप्लायर के चक्कर काटने पड़ेंगे। सही बात है, पर एक्चुअल में बिजनेस लॉ के पास इस सिचुएशन का एक बहुत ही सॉलिड और पावरफुल सॉल्यूशन है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के लीगल नोट्स और कॉम्प्लेक्स केस लॉस का एक लंबा चौड़ा कलेक्शन है। और इस डीप डाइव का मेन मिशन ये समझना है कि जब कोई खरीदार सामान सिर्फ उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन पढ़कर या एक छोटा सा फिजिकल सैंपल देखकर खरीदता है, तो कानून उसके राइट्स को एक्चुअल में कैसे प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली। हमारा पूरा फोकस दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा, यानी सेक्शन 17 जो है सेल बाय सैंपल और सेक्शन 15 यानी सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये दोनों सेक्शंस उस फाउंडेशन का हिस्सा है जिस पर आज का ग्लोबल ट्रेड और ई कॉमर्स पूरी तरह से खड़ा है। पर इससे पहले कि हम सैंपल्स और डिस्क्रिप्शंस की टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, एक बेसिक लीगल फाउंडेशन सेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कानून की भाषा में जब एक सेल में कोई वादा या प्रॉमिस टूटता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। हर टूटे हुए वादे की सजा सेम तो नहीं हो सकती, राइट? बिल्कुल नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 में दो बहुत ही क्रूशल टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। एक है कंडीशन और दूसरा है वारंटी। कानून हर प्रॉमिस को एक बराबर नहीं मानता। कुछ प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट की जान होते हैं और कुछ सिर्फ सप्लीमेंट्री यानी साइड प्रॉमिसेस होते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी। शोरूम से निकालते ही पता चलता है कि उस कार का इंजन ही कंप्लीटली डिफेक्टिव है। राइट, और कार खरीदी थी चलाने के लिए और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो कानून मानता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है, यानी एक ऐसी कोर शर्त जिसके बिना उस डील का कोई वजूद ही नहीं है। अगर ये कंडीशन ब्रीच होती है तो बायर के पास पूरा राइट है कि वो डील कैंसिल कर दे, डिफेक्टिव कार वापस करके अपने पूरे पैसे रिफंड मांग ले। सही कहा। और कमर्शियल वर्ल्ड में ये एक बहुत पावरफुल राइट है। पर दूसरी तरफ अगर हम उसी कार वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाएं, मान लीजिए इंजन एकदम मक्खन की तरह चल रहा है पर कार का जो हॉर्न है वो खराब निकल गया। तो हॉर्न काम का जरूर है, पर उसकी वजह से ट्रैवल करना बंद तो नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसे कानून वारंटी कहता है। ये एक सेकेंडरी प्रॉमिस होता है। अगर वारंटी टूटती है, जैसे हॉर्न खराब होना, तो बायर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। वो कार वापस करके अपने लाखों रुपए वापस नहीं मांग सकता। उसको कार रखनी पड़ेगी, पर हाँ, वो उस खराब पार्ट के लिए फाइनेंशियल मुआवजा जरूर क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, सेलर को रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे। तो इस फाउंडेशन को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। जब कोई इंसान किसी फिजिकल सैंपल को देखकर या कैटलॉग में डिस्क्रिप्शन पढ़कर सामान खरीदता है, तो एक्चुअल सामान का मैच करना क्या एक छोटी मोटी वारंटी है या फिर एक सॉलिड कंडीशन? और इसमें कानून बिल्कुल क्लियर है। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, यानी अगर बल्क ऑर्डर डिस्क्रिप्शन या सैंपल से स्ट्रिक्टली मैच नहीं करता तो किसी को भी खराब सामान रखने की मजबूरी नहीं है। डील सीधा कैंसिल और 100% पैसा वापस। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि कंडीशन का टूटना मतलब डील कैंसिल, तो आइए लॉ की नज़र में सबसे कॉमनली ब्रीच होने वाली कंडीशन को डीपली एनालाइज करते हैं, यानी सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो एक्ट के सेक्शन 15 में आता है। आजकल के ऑनलाइन शॉपिंग और B2B डिजिटल कैटलॉग्स के जमाने में ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 15 सीधा मैंडेट देता है कि जब भी गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेचे जाते हैं तो एक्चुअल गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रिक्टली मैच करने ही चाहिए। ये ब्रॉडली दो सिचुएशंस में अप्लाई होता है। पहली वो जहां बायर ने गुड्स कभी फिजिकली देखे ही ना हो, जैसे B2B पोर्टल से ऑर्डर करना, और दूसरी सिचुएशन वो है जहां बायर ने गुड्स देखे तो हों पर वो स्ट्रिक्टली सेलर के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर रिलाई कर रहा हो। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, मतलब गुड्स अपनी आंखों से देखने के बाद भी उनकी डिस्क्रिप्शन पर रिलाई करना।
हमारे सोर्सेज में इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग केस लॉज हैं। हाँ, जैसे एक लैंडमार्क केस एज ऑफ द आइटम से रिलेटेड है। किसी बायर ने खेती के लिए एक रीपिंग मशीन खरीदी। सेलर ने फॉर्मली डिस्क्रिप्शन दिया था कि मशीन सिर्फ 1 साल पुरानी है और 50-60 एकर्स फील्ड पर यूज हुई है। तो बायर ने मशीन देखी और ऑर्डर प्लेस कर दिया। पर जब एक्चुअल में फील्ड पर डिलीवर हुई तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा पुरानी और हेवीली यूज थी। और हालांकि मशीन चालू हालत में थी और फसल काट रही थी, पर कोर्ट ने यहां बायर को पूरी मशीन रिजेक्ट करने का राइट दिया क्योंकि गुड्स उस स्पेसिफिक रिटन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किए। एक और फेमस केस एंटीक्स की दुनिया से आता है। एक सेलर ने फाइन आर्ट्स ये कहकर बेचे कि ये पीसेस 17th सेंचुरी की क्राफ्ट्समैनशिप हैं। बायर ने सामान फिजिकली देखा, पसंद किया और खरीद लिया। पर बाद में एक्सपर्ट्स ने इवैल्यूएट किया तो पता चला कि वो एक्चुअल में 18th सेंचुरी के हैं। यहाँ भी बायर लीगली गुड्स रिजेक्ट करने का हकदार निकला। अवेट, पर यहाँ एक प्रैक्टिकल कमर्शियल प्रॉब्लम सामने आती है। डिस्क्रिप्शन की एक्चुअल लिमिट क्या होती है? मैं सोर्सेस पढ़ रहा था और एक स्पेसिफिक फैक्ट ने सच में हैरान कर दिया। कानून यह मानता है कि सामान की पैकिंग का तरीका भी डिस्क्रिप्शन का कोर हिस्सा होता है। ओह बिल्कुल। इसको सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा लैंडमार्क केस था जहां 5000 टिन्स ऑर्डर किए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी कि हर लकड़ी के बॉक्स में एग्जैक्टली 50 टिन्स पैक होने चाहिए। और सेलर ने ऑर्डर प्रोसेस किया, टोटल टिन्स 5000 ही भेजे। क्वांटिटी एकदम सही थी, क्वालिटी परफेक्ट थी, पर सेलर ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्हें 50 की जगह 25 टिन्स पर बॉक्स में पैक करके भेज दिया। और जब शिपमेंट पहुंची तो बायर ने पूरी की पूरी शिपमेंट रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने भी कहा कि बायर इनको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि पैकिंग डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं थी। देखने में तो ये एक आम इंसान को बहुत एक्सट्रीम लगता है। अगर टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी सही है तो सिर्फ लकड़ी के बॉक्स का साइज अलग होने से मल्टी मिलियन डील कैंसिल करने क्यों दे रहा है कानून? देखिए, अगर इसको ग्लोबल कमर्शियल पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये स्ट्रिक्टली लॉजिकल है। बिजनेस वर्ल्ड में लॉजिस्टिक्स एक फाइनली ट्यून्ड मशीन की तरह काम करते हैं। मान लीजिए बायर के वेयरहाउस शेल्फ्स सिर्फ 50 टिन्स वाले बॉक्सेस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। या फिर पोर्ट पर हेवी क्रेन्स स्पेसिफिक वेट के बॉक्सेस उठाने के लिए कैलिब्रेटेड हों। अगर सेलर मर्जी से 25 टिन्स वाले बॉक्सेस भेज दे तो बायर का पूरा लॉजिस्टिकल कैलकुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। सही बात है। उसको बॉक्सेस खोलकर दोबारा रीपैक करना पड़ेगा, जिसमें लेबर कॉस्ट और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, उसकी पैकेजिंग भी बाइंडिंग हिस्सा होती है। स्ट्रिक्ट कमर्शियल कंप्लायंस को समझने के लिए एक और क्लासिक केस है, Across Limited v. E.R. Rona Sons and Son, 1933 का। इस केस में लकड़ी के पत्तों के डायमेंशंस में एक बहुत ही माइनर सा डिविएशन था, सिर्फ आधी इंच का फर्क था। लगता है कि हैवी मशीनरी में आधी इंच से क्या फर्क पड़ेगा, पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में भी बायर को रिजेक्ट करने का राइट दिया क्योंकि वो लकड़ी के पत्ते सीमेंट की पैकिंग के लिए बैरल्स बनाने के काम आने थे। और बैरल की इंजीनियरिंग बहुत प्रिसाइज होती है। अगर थिकनेस आधा इंच भी अलग हो तो बैरल का इंटरनल वॉल्यूम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि बायर अपने कस्टमर्स को करेक्ट क्वांटिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए कानून इस बात को नहीं देखता कि डेविएशन कितना छोटा है। कानून सिर्फ ये देखता है कि डिलीवर किए गए गुड्स स्ट्रिक्ट रिटन डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं या नहीं। पर एक रियलिटी ये भी है कि डिस्क्रिप्शन तो कागज पर लिखी होती है। पेपर पर लिखे शब्दों में लूप होल निकालना आसान होता है। रियल बिजनेस वर्ल्ड में लोग फिजिकल चीजों पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे एक सैंपल। हाँ, एक कपड़े का टुकड़ा या टाइल का सैंपल। तो कानून के पास इसका क्या सोल्यूशन है? अगर कोई सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त परफेक्ट सैंपल दिखा दे और बाद में बल्क डिलीवरी में कचरा भेज दे। यहीं से एंट्री होती है सेक्शन 17 की, यानी सेल बाय सैंपल। जब बात फिजिकल सैंपल्स की आती है तो कानून डील्स को और भी स्ट्रिक्ट बना देता है। इसमें 3 इम्प्लाइड कंडीशंस इंपोज होती हैं। पहली कंडीशन यह है कि पूरा एक्चुअल ऑर्डर क्वालिटी में एग्जैक्टली उस छोटे से सैंपल से मैच करना चाहिए। दूसरी ये कि बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बल्क को सैंपल से कंपेयर करने की। और तीसरी कंडीशन, जो लिटिगेशन में सबसे कॉम्प्लेक्स है, वो ये कि बल्क गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट यानी छुपा हुआ ऐब नहीं होना चाहिए। एक ऐसा डिफेक्ट जो सामान को बेकार बना दे और नॉर्मल चेकिंग में ना दिखे। इनको रियल वर्ल्ड लेंस से देखते हैं। पहली कंडीशन सिंपल है। अगर 5000 टॉय कार्स ऑर्डर किए हैं, सैंपल कार रेड थी पर बल्क में ऑरेंज कार्स आ गई,
तो स्ट्रिक्ट मैच नहीं हुआ, डील कैंसिल हो सकती है। पर ये जो लेटेंट डिफेक्ट वाली तीसरी कंडीशन है, इसको समझना जरूरी है। एक क्लासिक 1887 का केस है, ड्रमंड वर्सेस वेन इंजन। इसमें सेलर ने वर्स्टेड कोटिंग क्लॉथ सैंपल के हिसाब से बेचा था। बल्क ऑर्डर, फैब्रिक एग्जैक्टली सैंपल से मैच कर रहा था, वेट, कलर सब आइडेंटिकल था। पर ट्विस्ट ये था कि उस प्रीमियम कपड़े के सैंपल में ही एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था। जब कोट्स बनाए गए तो सिलाई के पास से कपड़ा फट रहा था। तो कोर्ट में सेलर का डिफेंस तो बड़ा सिंपल रहा होगा कि मैंने तो वही कपड़ा दिया जो सैंपल में था। बिल्कुल, उसने यही आर्ग्यूमेंट दिया। पर कोर्ट ने कहा कि डिफेक्ट इतना इंटरनल था कि एक आम नज़र से या रीजनेबल एग्जामिनेशन में उसको पकड़ा नहीं जा सकता था। कानून कहता है कि अगर डिफेक्ट एफिशिएंटली छुपा हुआ है तो लायबिलिटी सेलर पर ही आएगी। मतलब जैसे अगर फाइन फर्नीचर के लिए लकड़ी का सैंपल देखा, सैंपल बाहर से परफेक्ट था पर अंदर दीमक छुपे थे जो आंखों से नहीं दिखते। जब हजारों ब्लॉक्स आए, सब अंदर से खोखले थे। सही एग्जाम्पल है, इसे ही लेटेंट डिफेक्ट कहते हैं। हाँ, अगर डिफेक्ट पेटेंट होता यानी विजिबल होता, जैसे सैंपल में ही बड़ा सा छेद होता और बायर फिर भी ऑर्डर दे देता, तो कानून बायर को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो हमने डिस्क्रिप्शन और सैंपल को अलग अलग समझा, पर रियल मल्टीनेशनल B2B कॉमर्स में ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब ये कॉम्बो बनता है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और स्ट्रिक्ट हो जाता है। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन कानून मैंडेट देता है कि गुड्स को दोनों क्राइटेरिया से स्ट्रिक्टली मैच करना पड़ेगा। सिर्फ एक से मैच करना डेफिनेटली काफी नहीं है। इसका एक टेक्निकली ब्रिलियंट हिस्टोरिकल केस है, द रेपसीड ऑयल केस। बायर ने पोर्ट पर फॉरेन रिफाइंड रेपसीड ऑयल खरीदा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ऑयल इक्वल टू सैंपल होगा और उसको फॉरेन रिफाइंड रेपसीड ऑयल डिस्क्राइब भी किया गया था। जब बैरल्स डिलीवर हुए तो ऑयल दिखने और स्मेल में बिल्कुल ओरिजिनल सैंपल जैसा था, फिजिकली 0% डिफरेंस। पर जब केमिकल एनालिसिस हुई तो पता चला कि ओरिजिनल सैंपल एक्चुअली रेपसीड और हेम्प ऑयल का मिक्सचर था। ओह, तो टेक्निकली बल्क ऑर्डर सैंपल से तो परफेक्टली मैच कर गया, पर रिटन डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया क्योंकि उसमें हेम्प ऑयल मिक्स था। एग्जैक्टली। और रिजल्ट ये हुआ कि बायर ने पूरे शिप कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट में जीत गया। ये दिखाता है कि कमर्शियल कोर्ट्स इस ड्यूअल स्ट्रिक्ट कंप्लायंस को कितना सीरियसली एनफोर्स करती हैं। इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को देखकर एक पुराने बिजनेस रूल का कंप्लीट शिफ्ट होता हुआ दिखता है। एक लैटिन कहावत है, केविएट एम्प्टोर, जिसका मतलब है लेट द बायर बीवेयर, यानी खरीदार सावधान रहे। हाँ, सदियों तक रूल यही था कि सामान चेक करने की पूरी ड्यूटी बायर की होती है। क्योंकि पहले लोग लोकल मार्केट्स में आमने सामने ट्रेड करते थे। पर 19वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया बदल चुकी थी। अब लंदन में बैठा मिल ओनर डायरेक्ट इंडिया से कॉटन ऑर्डर कर रहा था। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स में पुराना केविएट एम्प्टोर रूल इम्प्रैक्टिकल हो गया। इसीलिए सेक्शन 15 और 17 इस आउटडेटेड रूल के सबसे बड़े एक्सेप्शंस बन गए। कानून समझता है कि बायर के पास सारे फैक्ट्स फिजिकली चेक करने का एक्सेस नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ अब सेलर पर शिफ्ट हो जाता है। इस पूरे इन-डेप्थ एक्सप्लोरेशन को डिस्टिल करें तो सेक्शन 15 और 17 बस किताब में लिखे पुराने रूल्स नहीं हैं। ये उस कमर्शियल ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जिस पर आज का पूरा ग्लोबल ट्रेड चलता है। बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि सेलर्स अपने शब्दों, कैटलॉग्स और सैंपल्स के प्रति स्ट्रिक्टली अकाउंटेबल रहें। ये कोई छोटी-मोटी वारंटीज नहीं, बाइंडिंग कंडीशंस है। और इसकी सबसे बड़ी पावर यही है कि ये मॉडर्न कॉमर्स को स्केल होने देते हैं। अगर हर बिजनेस बायर को प्रैक्टिकली एक-एक आइटम माइक्रोस्कोपिकली चेक करना पड़ता तो इंटरनेशनल शिपिंग या ई-कॉमर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो अगली बार जब कोई वेंडर कहे कि बस ये सैंपल चेक कर लीजिए, बाकी सामान एग्जैक्टली ऐसा आएगा, तो याद रखिए ये सिर्फ मार्केटिंग पिच नहीं, एक सॉलिड बाइंडिंग लीगल कंडीशन है। अच्छा, इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट। आज हमने हेवी मशीनरी और कपड़े के फिजिकल सैंपल्स की बात की, पर आजकल लोग मेटावर्स में डिजिटल रियल एस्टेट और वर्चुअल क्लोथ्स खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यू हजारों डॉलर्स में होती है। अच्छा, तो क्या वर्चुअल दुनिया में भी ये लॉज अप्लाई होंगे? वही तो, अगर कोई डिजाइनर डिजिटल सोफा खरीदता है, उसका डिस्प्ले मॉडल परफेक्ट था, पर डिलीवरी पर वो वर्चुअल घर के डायमेंशन से मैच ना करें या पिक्सल्स ग्लिच करें, तो क्या एक डिजिटल 3D रेंडरिंग को कानून की नजर में लीगली वैलिड सैंपल माना जाएगा? ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है। क्या 1930 का ये कानून इस नए वर्चुअल रियलिटी के यूनिवर्स में टिक पाएगा? पिक्सल्स से बना डिजिटल बेसिक सवाल वही रहता है
कि क्या डिलीवर हुई चीज उस प्रॉमिस से मैच करती है जो बेची गई थी। इस पर लोग आगे खुद रिसर्च जरूर कर सकते हैं। कीप डिगिंग डीपर।